हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं वंस अगेन हम CSIR नेट केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और आज हम बात करने वाले हैं डिटेल पेपर डिस्कशन के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारा अभी जो रिसेंट में 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ था CSIR नेट का। तो यहाँ पे हम उसके सोल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्त। फटाफट सभी लोग कनेक्ट हुए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में होगा बहुत सारी बातें। चलिए फटाफट, आप सभी लोगों ने अपना रिस्पांस की मिला लिया है? क्यों दोस्त, आप सभी लोगों ने अपना रिस्पांस की मैच करा लिया है कि नहीं करा लिया है? वेरी गुड इवनिंग इशिका, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोगों ने अपना रिस्पांस शीट मैच कराया कि नहीं कराया? तो कैसा रहा, कैसा रहा आप सबका ये सफर जो आप लोगों ने पिछले 6 महीने में दिए? कुछ महसूस हुआ, कुछ महसूस हुआ कि आप सबका सफर अच्छा गया, कैसा गया? कुछ आइडिया है आप सभी को कि आप सबका सफर कैसा गया? चलिए बताइए जी। चलिए दोस्त, तो आज हम बात करेंगे पेपर डिस्कशंस के बारे में। तो वेरी गुड इवनिंग इशिका, वेरी गुड इवनिंग। तो इशिका, कल आप नहीं थी क्लास में, कल आप नहीं थी, कहाँ चले गए थे? कल कहाँ चले गए थे? वेरी गुड इवनिंग मनीषा, वेरी गुड इवनिंग। कल आप भी नहीं थी, कल कहाँ थे? कल कहाँ चले गए थे आप लोग? अच्छा, कल थी। तो 2 लोग आते हैं, एक इसका आती है, एक रितिका आती है। 2 में से कोई एक स्टूडेंट नहीं था, मुझे जहां तक याद है, परसों नहीं थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। आप सबको जो भी चीजें इस समय करंट टाइम में मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल पे, और वो सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूँ करंट टाइम में एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सबको पता चलेगा, आज कुछ क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं आपके एग्जाम में आए हुए थे। वेरी गुड इवनिंग परमिन जी, वेरी गुड इवनिंग निधि, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? चलिए एक बार सभी लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, एक बार सभी लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन जो आपके CSIR नेट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे दिसंबर में। तो वेरी गुड इवनिंग मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग। चले हम स्टार्ट करें। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं ये सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा स्टेची फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अभी से करें तो प्रिपरेशन, बिल्कुल बिल्कुल रजनी चौहान जी, बिल्कुल सही बात है, अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वेरी गुड इवनिंग नजमा जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, अगर आप देखें तो ये मेन ग्रुप में भी कंसीडर किया जाएगा, उसके साथ साथ इसे कंसीडर करेंगे तो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी कंसीडर किया जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री में कंसीडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा पीओ की स्टेची फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा होगा। तो आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टेची फ्रीक्वेंसी बेसिकली कैसे डिफाइन होती है। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है अलग से, बताइए मुस्कान जी, क्या डाउट है आपका? क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास अगर ये पी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रांग होगा तो उसकी स्टेची फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यही इसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया था कि किस केस में हमारे पास पी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रांग होगा। अब ये बातें आपको पता है कैसे, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर आने का मतलब है कि इधर जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर की तरफ आएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है, यानी बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेची फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर इसमें देखें तो फ्लोरीन था तो मोर इलेक्ट्रॉन एटम था, तो इसमें ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस के बैक एंड डी ऑर्बिटल में ज्यादा जाएगा। तो यानी वहां पे जो बॉन्ड है वो हमारा ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रांग होगा तो वहां पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, स्टेची फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो इस बिहाफ पे देखने के लिए मिला गया था क्वेश्चन। हाँ, बट इन दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे क्या है। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा केस है, कुछ ऐसा केस है, ठीक है, ऐसा केस। बिल्कुल हम आपका भी क्वेश्चन देख रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, आपका क्वेश्चन भी देख रहे हैं। डोनर एबिलिटी मोर स्टेची फ्रीक्वेंसी लेस। अच्छा नजमा जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा है। फिनाइल ग्रुप हमारा क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, इसलिए हमारा इसमें स्टेची फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन पढ़ा है, विटिक रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है फास्फोरस की जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होता है PPS3,
वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलाइड बनाते हैं एलाइड, तो वहाँ पे भी ये पढ़ा है। तो बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्स बनता है और ये अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी वजह से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनता भी है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस केस में स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से देखने को मिलता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? सर ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है सर? और सर आयरन की वैलेंसी 8 रहेगी कि +3 सर? अच्छा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी अगर हम बात करें तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों डिफरेंट है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों डिफरेंट है। हाँ, कभी कभी दोनों सेम हो सकते हैं, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है मुस्कान। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा अलग होता है और वैलेंसी हमारा अलग होता है। वैलेंसी अगर हम बात करें तो वैलेंसी हम जनरली किस बिहाफ पे कहते हैं? वैलेंसी जनरली हम अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक अलग होता है, वैलेंसी हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके बिहाफ डिफाइन करते हैं, उसके बिहाफ पे हम डिफाइन करते हैं कितना बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग टर्म है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो है वो हमारा जनरली जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है, और वैलेंसी हमारा उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वही हमारी वैलेंसी होती है। जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है वही हमारी वैलेंसी कहलाती है। आई बात समझ? क्या क्लियर है मुस्कान? क्या क्लियर है पॉइंट? हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा पहले हाइड्रोजन का, फिर एल्कोक्सी का, फिर एरिल का, फिर एल्किल का। तो इस बिहाफ पे इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेकंड इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे पूछा गया था फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो, दिया गया था इसमें द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डब्ल्यू रिड्यूस्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे NO की स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो इसमें भी हमारा एक अलग ही कहानी था। सीधा सीधा हमारे पास स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी दिखाया गया था, इसमें कम होता हुआ दिखाया गया था। बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम है, पूरा मॉलिक्यूल सेम है, बस क्या हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल हो रहा है, ये हमारा एनायन के फॉर्म में जा रहा है। तो सीधा सीधा बात है कि सब कुछ अगर सेम है, केवल NO की स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है कम हो रहा है। और क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऐसी बात ये बोल रहा है। तो अगर हम देखें तो इस बिहाफ पे द FeNO बॉन्ड लेंथ रिमेन अनअफेक्टेड अपॉन रिडक्शन, क्या ये बात सही है? तो क्या ये अनअफेक्टेड होगा हमारा अपॉन रिडक्शन के बाद? तो ये गलत बात है। रिडक्शन के बाद हमारा NO का बॉन्ड अफेक्टेड हो रहा है, तभी तो हमारा बैक पाई बॉन्डिंग हो रहा है। यानी मेटल जो है NO के इलेक्ट्रॉन यानी NO के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में बैक पाई बॉन्डिंग कर रहा है, तभी तो हमारा स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। सीधी सीधी बात है। तो ये अफेक्टेड हो रहा है, ये कह रहा है अनअफेक्टेड, यानी ये गलत बात है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है देयर इज नो बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन आयरन एंड NO, तो कह रहा है नो, लेकिन बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना, ये तो कह रहा है नो, तो भैया हो रहा है, ये गलत बात है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द रिडक्शन इज प्रीडोमिनेटली लोकलाइज्ड ऑन द NO लिगेंड। तो रिडक्शन जो है, यानी रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन हमारा NO ले रहा है, यानी बिल्कुल सही बात है, ये लोकलाइज हो रहा है हमारा NO के ऊपर। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द रिडक्शन इज फुल्ली लोकलाइज्ड ऑन मेटल, तो ये गलत बात है। क्लियर पॉइंट? तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल अपना NO के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाए। हेलो नमस्कार पीटर स्क्रीन जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आयरन की क्या रहेगी वैलेंसी सर? अच्छा, आयरन की क्या वैलेंसी रहेगी? आयरन हमारे पास जैसे अब वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैलेंसी हमारा जितने बॉन्ड बना रहे हैं उसके हिसाब से हम कहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पार्टिसिपेट हुए वो उसके हिसाब से आप उसकी वैलेंसी कहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। अब वो डिपेंड कर रहा है उस समय हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मुस्कान, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे वेरिएबल है, +2 भी है, +3 भी है। जनरली आप FeSO4 कहते हैं तो कहते हैं भैया आयरन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा है। ठीक है, दोनों का अलग हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग नगीना, वेरी गुड इवनिंग। सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर करना था। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे करना था। यहाँ पे पहले पॉजिटिव था तो बैक पाई बॉन्डिंग कम हो रहा था, तो ये हमारा स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा था। सीधी सीधी बात थी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है। केवल जैसे मेटल कार्बोनिल वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं वही कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। अभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम प्रेशर ब्लैंक था, मैं स्किप कर दिया इतना सिंपल क्वेश्चंस।
अच्छा पीटर स्किन जी, इतना आसान क्वेश्चन स्किप कर दिया। यही सब मामला है सर। एके दास एंड जेम्स, वही बुक में मैग्नीज आयरन क्रोमियम है, साइनाइड एक्सचेंज क्वेश्चन मिली। अच्छा, एके दास की बुक में जेम्स हुई में भी दिया गया है कि सर मैग्नीज और आयरन और क्रोमियम है साइनाइड एक्सचेंज रिएक्शंस में, इक्वेशंस में। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप तो वहां पे क्लेम करने का ऑप्शन है आपके पास। आप चैलेंज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। एक बार मैं भी देखता हूँ एके दास की बुक में, अगर ऐसा कुछ है तो उस क्वेश्चन को चैलेंज करने पे आप ट्राई कर सकते हैं, चैलेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। सर साइनाइड एक्सचेंज वाला चैलेंजेबल है। अगर रजवी जी कह रहे हैं, राजवी जी कह रहे हैं कि सर ऐसा एके दास में भी दिया है, जेम्स हुई में भी दिया है, अगर ऐसा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, तब कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है सर अब। सर साइनाइड वाला बताओ ना, जेआरएफ का सवाल है। अच्छा, लव लव फॉर फिजिक्स जी, बिल्कुल बात करते हैं उस पर, बिल्कुल बात करते हैं उस पर भी। महंती जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्रगति। मैंने भी स्किप कर दिया था जी सर, एक के दास बुक में है। फिर तो 100% आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक के दास आपका रेफरेंस बुक माना जाता है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर दो जगह डाटा डिफरेंट दिया गया तो आपको भी नंबर मिलेगा, आपको भी नंबर मिलेगा। तो टाइम आपको याद होना चाहिए, 31 तारीख, यानी 1 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले उस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। तो ध्यान रखिए, चैलेंज आज ही करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसका डाटा एक बार हमें भेज दीजिएगा, उसका डाटा एक बार हमें भेजिएगा, कौन से पेज पे दिया है हम भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई पुरानी एडिशन पढ़ी हो, लेटेस्ट एडिशन में ऐसा कुछ ना हो, चेंज किया गया हो, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। चैलेंज कैसे करते हैं कुंजन, आपको नहीं आता तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियोज वाले सेक्शन में जाइएगा, इसी चैनल पे वीडियोज वाले में कल मैंने डाला था वीडियो, वहां पे चैलेंज कैसे करना है पूरा प्रोसीजर मैंने बताया है, उसे देख करके आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे सेंड करना है सारा मैंने डिटेल में बताया है। लव फॉर फिजिक्स जी मैंने पूरा डिटेल बताया है, वीडियोज वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहीं पे अवेलेबल है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था, स्टेप बाय स्टेप वाइज हमने सारी चीज़ बताई है कि कहाँ पे आप कौन से लिंक पे जाना है, लिंक पे जाने के बाद आपको क्या चीज़ें फिल करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन देना है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई है। ठीक है सर, आयरन क्या वैलेंसी 8 बता सकते हैं, ओनली आयरन बस पूछा जाए तो। आयरन की वैलेंसी 8 ही, ऑस्मियम तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन क्या वैलेंसी 8 बता सकता है? आयरन की वैलेंसी में अगर 8 हम बात करें तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं याद आ रहा है जिसमें वैलेंसी अगर 8 हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करेगा मुस्कान, ऐसा नहीं करता। केवल ऑस्मियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो हमारा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए बॉन्डिंग में तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ना वहाँ पे, तो ऐसा नहीं शो करता है, वो नहीं करेगा। 8 वैलेंसी नहीं बता सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा करंट टाइम में, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ओके मुस्कान, 559 पेज पे, ओके देखते हैं हम उसको। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो ये बताइए कि आयरन हमारा +8 वैलेंसी शो करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है क्या? कोई कॉम्प्लेक्स तो मुझे याद नहीं आ रहा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ऐसा जो +8 वैलेंसी शो कर रहा हो, तो शो नहीं करता, +8 वैलेंसी शो नहीं करता है। हाँ, बट ये कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए तो आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे 8, बट वैलेंसी हमारा क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड बना रहा है दूसरे के साथ, वो हमारी वैलेंसी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों अलग अलग टर्म हो जाते हैं, दोनों अलग अलग टर्म हो जाते हैं, दोनों अलग अलग टर्म हो जाते हैं। कितने वैलेंसी कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, वो हमारी वैलेंसी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मुरुनल जी ओपन का कट ऑफ क्या रहेगा? कट ऑफ तो जाहिर सी बात है, आप अभी देखिए हमने 2 क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, देखिए क्या ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पता चल जाएगा। मैं यहीं पे आप सबको ऐड करके बताऊंगा, देखिएगा जरा सा भी कोई भी एफर्ट नहीं मानना, कितने क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, तब आपको पता चल जाएगा कट ऑफ भागने वाली है या कम रहने वाली, सबको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। दूध की दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस आप देखिए, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, बताइए इन दोनों क्वेश्चन में किसको कंसेप्ट इसके बारे में नहीं पता था? पीटर एटकिंस,
पीटर एटकिंस, आशुतोष, बताइए क्या ये कंसेप्ट हमने नहीं बताया दोनों क्वेश्चन के बारे में पहले? ओएमसी में भी बताया है, और रही बात इसका, ये भी ओएमसी में इसका कंसेप्ट बताया कि नहीं बताया है। अब क्वेश्चन देख करके आप लोग क्वेश्चन देखे ही ना और देख करके चले जाए सामने से छोड़ के, तो ये तो गलती आपकी है ना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया था। अभी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आप एकदम शॉक्ड रहोगे कि यार सर कुछ भी नहीं करना था। मतलब 4-4 नंबर के क्वेश्चन इतने आसान दिए थे कि मैं क्या ही बोलूं। जो बच्चा पूरा क्वेश्चन प्रॉपर देखा होगा उसको तो इतना आसान पेपर लगा हो, क्या ही बताएं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं करने लायक थे, बट इतना भी नहीं था कि कर ही नहीं सकते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत अच्छे से कर सकते थे। आप लोगों ने क्वेश्चन वही देखा जो आपको पता था, जो थोड़ा सा नया टाइप का दिखा उससे देखा ही नहीं, तो यहां पे गलती आप लोगों ने कर दिया है। चलिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। सबके साथ ये समस्या हुई, सबकी भी ये गलती हुई है, टेंशन ना लीजिए, सबका भी अच्छा होगा, टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पे Re2Cl8 होता है, Re2Cl8, तो आपको पता है कि Cl हमारे पास ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। दूसरा हमारे पास ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे है। तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि ये हमने ऐसे कराया था, ये हमने ऐसे कराया था, सॉरी। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रहते पैरेलल, ये हमारे पास ऐसे। तो इस केस में हमारे पास यहां से लगता है C4, तो यहां से हमारा देखने पे मिलता है C4। तो यहां पे अगर आप देखेंगे परपेंडिकुलर प्लेन भी लगेगा, हमारा परपेंडिकुलर प्लेन भी लगेगा, तो D4H, और इस केस में हमारे पास आएगा D2H। ये वाला हमेशा बताया जाता है ट्रांस के केस में, ये हमेशा हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब भी पढ़ाते हैं तो सिस और ट्रांस का हम हमेशा बताते हैं कि पॉइंट ग्रुप क्या होगा। हमेशा क्लास में मैंने बताया है, क्लास के नोट्स में भी देखेंगे तो वहां पे मैंने पॉइंट ग्रुप लिखाया है, हमेशा मैं इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा थर्ड इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, मैं देखता हूं उस क्वेश्चन को, मैं बिल्कुल देखता हूं। यस बताया था, पीटर एटकिंस जी कह रहे हैं सर यस बताया था। सर ज्यादा सवाल किस बुक से आए थे? साइनाइड एक्सचेंज, चैलेंजेबल और नॉट सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है अनिकेत जी, साइनाइड वाला क्वेश्चन चैलेंजेबल है। अगर एक दास में दिया है तो चैलेंजेबल हो जाता है, ठीक है। आप दोनों बुक का डाटा ले जाएंगे तो आपको चैलेंजेबल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। सल्फर के आइसोलोबल पूछा गया था, तो सल्फर के आइसोलोबल कौन सा था? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 5 ये, 9 और 2 11, 9 2 11 और 5 16, यानी ए वाला है। ए वाला इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है। इस वाले केस में देखिए, इस वाले में 5 8 और 4, 8 4 12, 12 और 5 17, तो बी वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? बचा क्या? बी वाला भी नहीं है, खत्म हो गया हमारे पास। 2 ऑप्शन से सारा काम हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से काम हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से काम हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। इतना आसान क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? सोचिए, मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना, ज्यादा टाइम तो नहीं लिया क्वेश्चन को करने में, आपके सामने ही मैंने किया सारी चीजें। तो केवल हल्का सा अगर आप आइडिया अप्लाई करते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करता है। बट ये जनरली होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी होते हैं, जनरली होता है, ऐसा होता है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। सर ज्यादा सवाल किस बुक से आए थे? सर जी करेक्ट कर दिया, अरे वाह, फिर तो सही है नजमा। अब क्या सर फिर एक बार और ट्राई करना CSIR को, या छोड़ करके दूसरे एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए? सर जी क्या टुडे लास्ट डेट है चैलेंजेबल करने का के लिए? नहीं राजवी जी, अभी कल तक है, कल 1 तारीख है, 1 तारीख रात 11 बजे तक का चैलेंजेबल कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को चैलेंज करने में कोई दिक्कत होगा तो मैं एक वीडियो बना करके आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं रील के माध्यम से दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, या तो ऐसा करते हैं हम कोई वीडियो बना करके आप सबको चैनल पे दे देंगे, ठीक है, चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, या तो लिंक हमारा PDF में नीचे दे देंगे। ऐसा करते हैं हम कोई रील बना करके, रील बनाएंगे क्योंकि कल तो छुट्टी है, तो हम रील बना करके आज शाम में चैलेंजेबल क्वेश्चन का विद आंसर्स के साथ वहां पे हम स्क्रीनशॉट दे देंगे आप लोग, ताकि उसे डायरेक्ट पेस्ट करके पेज नंबर, क्वेश्चन ID सारी चीजें मेंशन करनी होती है। क्वेश्चन ID,
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, आपने क्या मार्क्स किया है उसे देना होगा, उसके साथ साथ आपका रेफरेंस बुक का पीडीएफ उसके साथ ऐड करना होता है। ठीक है, हाँ, जिसको जिसको नंबर चाहिए उसको करना पड़ेगा। पता लगी आपने किया ही नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने पे आपके 200 रुपए चार्जेस कटेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको पूरे मार्क्स आपको मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। जो भेजता उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा कि सबको मिले। हाँ, अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है तब तो ठीक, तब तो सॉरी, क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तभी मिलेगा आपको, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और, सो सॉरी फ्रॉम माय साइड, अगर किसी एक स्टूडेंट ने कर दिया उस क्वेश्चन को चैलेंज, ठीक है, एक स्टूडेंट ने कर दिया, तो अगर जितने लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सबको उसका मार्क मिलेगा, सबको उसका मार्क्स मिलेगा। अगर चैलेंज नहीं किया तो नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। जिसने अटेम्प्ट किया उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सबको करने की जरूरत नहीं है, कोई एक कर दिया आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए, सबको चयन करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी का कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। तो इट डिक्रीज एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। तो देख लीजिए क्या ये बात सही है गलत बात है। तो हमारा कह रहा है साइज जब डिक्रीज करेगा तो सॉरी डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है, ये पूछा इनकरेक्ट। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, कि डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो सॉरी फ्रॉम माय साइड। तो ये जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। तो ये भी बात सही है, दोनों बातें मैंने क्लास में दिखाई है, आप लोग देखेंगे तो बेसिक में मैंने पढ़ाया है सारा चीज। पहला लेक्चर जब मैं पढ़ाता हूँ ऐप लाइव में, आप जाके देखिए, आपके नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई है, जरा सा भी अंतर नहीं। कोई भी स्टूडेंट नहीं बोल सकता सर ये बातें नहीं दिखाए हैं, सारी बातें मैंने लिखी क्लास में। थर्ड स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम, कंटिन्यूअसली बोल दिया है, कंटिन्यूअसली नहीं होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बोरान, ये हमारा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आई बात सामने समझ में? क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल विद ग्रेटर पेनिट्रेशन। अगर हमारे पास ग्रेटर पेनिट्रेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो उसे निकालने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है, अनिकेत जी ने कहा सर मेरा 96.5 EWS जा रहा पॉसिबल। हाँ, कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ पॉसिबिलिटी है। हम कह सकते हैं कि आपके 90% चांसेस है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, 90% चांसेस है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, बट पूरी तरह से श्योर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि रीजन ये भी है, एलएस तो श्योर है, एलएस तो आपका श्योर है, बाकी नेट के जेआरएफ के लिए मैं श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि हमने जो पेपर देखा, आप लोगों ने शायद पेपर को एनालाइज नहीं किया। आप एक बार जाके देखिए पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, जैसे सालोलिसिस वाला क्वेश्चन आया है, पुराना क्वेश्चन था, आपके गेट में भी पूछा गया है, डिक्टो वही क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कोई बदलाव नहीं है। आपके क्वेश्चंस में एक आपका O2H2O2 वाला आया था, वो जेई का क्वेश्चन था, पुराना ही क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन अगर किसी ने पहले किया है तो उसके लिए वो सब क्वेश्चन आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना था। कुछ क्वेश्चन और भी थे, जैसे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने देखे, वो डिक्टो आपके क्लैडेन से आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में सीधे सीधे दिए गए, वही क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ बदलाव नहीं था उसमें। मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगा कि ये सब क्वेश्चन तो मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उस टाइम पे पढ़ा था तो मुझे भी याद आ रहा था कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, तो इसलिए मुझे याद आ रहा है कि वो सारे क्वेश्चन जो है पुराने हैं और मैंने उसे किए हैं। तो इसका ये मतलब है कि पेपर ऑर्गेनिक का ठीक ठाक आया था, आप सब उसे कर सकते थे, ज्यादा टफ भी नहीं था ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का पेपर बिल्कुल टफ नहीं था। आप एक बार गेट का पेपर उठाइएगा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग गेट का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, फरवरी में एग्जाम है उसका भी, तो उसके लिए भी आप लोग देख ही रहेंगे। तो एक बार देखिएगा गेट के क्वेश्चंस, आपको पता चलेगा हाँ वाकई में वहां से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है, 8 इंक्लूडिंग, और 2 हमारे पास ये देखने को मिलते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर इसमें हमारे पास 8 आते हैं और 2 हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में कराया था। चलते हैं हम अगले सवाल पे बात करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल क्या है हमारे पास, थोड़ा सा दोस्त सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। गलती से गलत कर दिया, ओके, अच्छा द विटचर जी, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका एकदम आसान दिया गया था, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आप देखते ही इसे कर सकते थे। यहाँ पे पूछा गया था एसिड बेस रिएक्शन, तो भैया यहाँ पे H प्लस दिया है तो H प्लस निकलने का काम है। यहाँ पे साइनाइड दिया है, साइनाइड में CH3Cl दिया है, तो N पे हमारे पास लोन पेयर होता है तो ये H प्लस ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी हमारा एसिड बेस रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन में दिख भी रहा है। यहाँ पे भी एक पे प्लस आ रहा है, दूसरे पे माइनस है, यानी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन को एक्सेप्ट किया है, तभी इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है, यानी एक्सेप्टर की तरह बिहेव करा है। तो ये भी हमारा एसिड बेस रिएक्शन हुआ। इस केस में देखिए, इसमें हमारे इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी इस केस में भी हमारा एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। बट लास्ट वाले में हमारे पास देखें तो प्लेटिनम हमारा पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। जेनान हमारा +4 में था, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्रकार का कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, एक प्रकार का अगर हम कहें तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का रिएक्शन सही है, ठीक है, बैलेंसिंग टाइप का रिएक्शन है, यानी फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों ने क्वालिफिकेशन प्रिडिक्टर के थ्रू अपना मार्क्स चेक किया कि नहीं? IFS का क्वालिफिकेशन प्रिडिक्टर आया है, इसके थ्रू अपना मार्क्स चेक किया कि नहीं आप लोगों ने? तो क्वालिफिकेशन प्रिडिक्टर के लिए भी मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो आप सभी के चैनल पे अपलोड है, इस समय वहां पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एग्जाम, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट कैटेगरी, रोल नंबर, ये सारी चीजें फिल करने के बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए हैं। आप वो चीजें मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो आपकी फाइल है रिस्पॉन्स शीट उसे ऐड करनी होगी। ऐड करने के बाद आप यहाँ करेंगे सबमिट फॉर प्रोडक्शन। आपके पास आपका एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बिहाफ पे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि हाँ आपका इस बार JRF हो रहा है या ALS हो रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करिए। चलिए सर, मजा आ रहा है नेट JRF के क्वेश्चंस करने में, क्या बात है H2SO4 जी। 617 में ऑप्शन 2 आएगा अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंस बुक, ओके द विचर जी। 617, हाँ उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ गलतियां हैं। आपका मैंने कमेंट देखा था, आपने कुछ कमेंट किया था, जो मैंने कल सेशन लिया था उसमें मैंने आपका कमेंट देखा था, तो मैं उसी के लिए आज थोड़ा सा रात में टाइम दूंगा, 2-4 बुकें उठाऊंगा, जहाँ जहाँ से रेफरेंस मिलेगा सारे बुकों से रेफरेंस उठाऊंगा और आपको एक प्रॉपर तरीके से साँचा तैयार करके आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ताकि आप लोग चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग H2SO4 जी। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान आया था। सोचिए क्वेश्चन ऐसे आए थे, कहाँ से आप लोग कह रहे थे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, कुछ तो कर ही सकते थे। यहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल कह रहा है, 2He4 है, 2 अल्फा पार्टिकल है, इसका बैलेंस कराना था। अब देखिए हमारे पास जो रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में उतना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमारा कंजर्व होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों हमारे बैलेंस होने चाहिए, कोई कुछ भी यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। कह रहा है इमिशन ऑफ 1 न्यूट्रॉन पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल कह रहा है 0-1 हो गया, हमारे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल इमिशन हो गया। ये न्यूट्रॉन कह रहा है एक न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, बाकी जो बचेगा वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 और 13 4 17, यानी एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 27, 27 और 8 कितना होता है, 8 7 15, 2 1 3 35, 35 में से एक कम हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो बताइए अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप नहीं कर सकते थे, जिसके बारे में आपको नहीं पता था, बोलिए जी। चलिए विटचर जी कह रहे हैं सर इजी था सर, सेट लेवल का क्वेश्चन था, क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी बात है। स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में फिनाइल रिंग प्लस यल लगाकर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्या फास्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल में? आपका सवाल सही था, आपका सवाल सही था, आप सोच सही रहे थे, बट यहाँ पे ये बातें, ये ऑर्डर हम लोगों ने आपको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि फिनाइल जो होता है, फिनाइल हमारा -I इफेक्ट की तरह बिहेव करता है विद फास्फोरस के साथ, ये -I की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ये मामला हो जाता है। आई बात समझ।
और ये हमारा sp3 में है, sp3 में है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है ये अपनी तरफ खींचेगा। बट हमारे पास अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये CH3 में है, ये CH3 में है, ये CH3 में है, तो यहाँ पे हमारे पास केवल प्लस आई इफेक्ट लगेगा, केवल प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल देगा, पुश करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये डबल बॉन्ड है ये बेचारा टूटना चाहेगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या क्लियर है पॉइंट? पता सब था सर, एग्जाम में ही सब टफ लगता है। क्या बात कही है, क्या बात कही है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग दमून जी। किड्स जी कह रहे हैं सर एलएस जनरल कट ऑफ प्लीज। तो एलएस का ऑलमोस्ट अगर हमारे हिसाब से सोचे तो 95 के आसपास आपका एलएस का कट ऑफ आने वाला है। 95 से 100 के बीच में अगर कोई है तो उसका चांसेस पूरा है, उसका चांसेस पूरा है। रिडक्टिव एलिमिनेशन वाले में क्या आंसर रहा था? मैंने CH3 सिलेक्ट किया था। 105 पे ओबीसी में जीआरएफ पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, चांसेस है, चांसेस है। कोई ये ना सोचे कि पहले जैसा कट ऑफ जाएगा 100 के नीचे जाएगा, 100 के नीचे नहीं आएगा, 100 के ऊपर ही रहेगा जीआरएफ का कट ऑफ। ठीक है, चलिए तो सर जीआरएफ का कितना होगा? चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 6-5-11 अरेक्नो हुआ, 6-5-11 अरेक्नो हुआ। इसके बारे में 11 और 3 14 यानी 4 जाएगा तो नीडो हो जाएगा, यानी 4 का डिफरेंस है तो नीडो आएगा। ये हमारा 6 का डिफरेंस है मतलब अरेक्नो आएगा। बाकी हमें निकालने की जरूरत नहीं, आगे और पीछे निकाल लिया हमारा काम हो गया, आगे और पीछे निकाल लिया हमारा काम हो गया, जरूरी नहीं कि बीच वाले का भी हम निकालें। ठीक है, आगे और पीछे का निकाला, जितना डिफरेंट था प्रोटॉन का मैंने निकाल लिया। इसमें 6 का प्रोटॉन का डिफरेंट था, इसमें 4 का था, खत्म कहानी। ठीक है, तो हमारा थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा था इंगेजिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछा गया था। तो आप सभी लोग बॉन्ड लेंथ जानते हैं। O2 प्लस में क्या होता है? O2 प्लस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं, और आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 15 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 आता है, 16 इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या आता है? 2 आता है, और 17 इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास 1.5 आता है, और 16 इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कितना, 18 इलेक्ट्रॉन पे कितना आता है? 1 आता है। तो 8 दूना 16, 16 दो 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 होगा, यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इस भी पे हमारा काम होता। तो हमारे पास एक का ज्यादा है, यानी ये 2.5 है, और इसका हमारे पास 1 है, तो इसी के बीच में ये दोनों बॉन्ड लेंथ आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास केवल ऐसा 2 ही ऑप्शन दिया था, इन दोनों ऑप्शन में तो कुछ दिया ही नहीं था, केवल 2 ही ऑप्शन दिया था। अब इस केस में हमारे पास O2 F2 के बीच में सोचने वाली बात थी, O2 F2 के बीच में बात सोचने वाली थी, ये हमारे पास दिया था O2 F2 और H2O2। तो इस केस में आप जानते हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस बॉन्ड में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े दूर आ जाएंगे, थोड़े दूर आएंगे, इनको खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा, तो ये थोड़े दूर आएंगे, तो ये थोड़े दूर आएंगे। बट इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। H2O2 के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो और उसके साथ साथ छोटे छोटे हैं बेचारे, इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ इनका ज्यादा हो जाता है और O2 F2 का कम हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, तो उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होता है, तो थोड़ा सा वो ठीक ठाक मॉलिक्यूल रह जाते हैं। बट H2O2 में दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा अपने ऊपर ला लेते हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो इसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन को मैंने पिछली बार CSIR JRF एक्सप्रेस में मैंने कराया है, आप एक बार YT पे जाके देखेंगे तो O2 F2 का और H2O2 का हमने स्ट्रक्चर बना करके उसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर किया था, और पिछली बार JRF एक्सप्रेस में मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। आप वीडियोज वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे ये हमारे लेक्चर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, वहां से आप देखेंगे तो इसका बॉन्ड लेंथ मैंने कंपेयर किया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए। नमस्ते आंचल जी, कैसा रहा माहौल? एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ सर। श्रेया, मैंने बहुत समझाया था, आप सबको बहुत समझाया था, और मैंने भर भर के चिल्लाया था
कि दोस्त आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर अप्लाई करिएगा, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन केवल ऑप्शन एलिमिनेशन वाला था, याद आया? देखिए मैं बताता हूं, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड किसी के बारे में तो पता था, H3PO4 के बारे में पता था सर हमें। तो फास्फोरस ये था हमारे पास, ये था। तो 3 हाइड्रोजन हमारे एसिडिक हैं, 3 हाइड्रोजन एसिडिक हैं, तो 3 हाइड्रोजन एसिडिक हमारे पास यहाँ पे है। तो डी का सेकंड कहीं दिया है? डी का सेकंड केवल एक जगह दिया है, खत्म कहानी, बाकी कहीं दिया ही नहीं था, केवल एक ऑप्शन से आपका सारा काम हुआ, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं था, और आपको इसका पता भी है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आता है। तो यहाँ पे डी का पी आई बस, केवल एक के बारे में पता है तो टोटल 4 मार्क्स मिला है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बताइए जी, क्या इस क्वेश्चन में कुछ दम था? लल्लू पंजू टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं? एग्जामिनर ने पेपर बनाया एकदम आपके हिसाब से बनाया था। आप सभी बोलिए, खुद ही बताएंगे कि पेपर आसान था कि नहीं। और एक का ही पता था और एक ही के बारे में जानने की भी जरूरत थी, बाकी कुछ जानने की जरूरत भी नहीं था मुझे, उसी से काम हो गया, है कि नहीं? चलिए, ये तो हुआ ही नहीं, स्किप किया। क्या बात करते हो यार दोस्त, इतना आसान क्वेश्चन अगर स्किप किए हैं तो फिर आपकी गलती है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सारी चीजें मैंने क्लास के नोट्स में कराई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी मैं हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में बताता हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज करके टॉपिक पढ़ाता हूं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर सराउंडिंग एटम है तो उस केस में हमारा रेडिकल लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। ये बातें मैंने हमेशा बताई है। हमने हमेशा बताई है कि अगर सराउंडिंग एटम हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो आप लोग जाके देखिएगा हमारा क्लास में, हमने क्लास के नोट्स में कराया कि नहीं कराया, हमेशा कराया है। तो हमेशा ये कहा कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और उस केस में हमारा सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये रेडिकल हमारा बिहेव एज ए लोन पेयर, तो ये लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। तो उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाता है sp2, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम हमारा हाइड्रोजन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा रेडिकल ही रह जाता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, इसकी वजह से sp2 होता है। sp2 में बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होता है और इसमें बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री होता है, खत्म कहानी। बॉन्ड एंगल से पूछा गया था, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? हमारे पास बॉन्ड एंगल CH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CF3। तो इसमें CF3 दिया है, ये भी काट दीजिए, इसमें CF3 दिया है, ये भी काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिपल्सन की बात कर रहा है, ड्यू टू N2 सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन इन CF3, ड्यू टू N2 सिग्मा स्टार नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की बात कर रहा है। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, किसका सिग्मा स्टार? कार्बन का। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा बॉन्ड कह रहा है कि हमारे पास CH3 रेडिकल का, जो हमारे पास CH3 रेडिकल का कह रहा है यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसकी वजह से? ओ नॉन बॉन्डिंग यानी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार न कह करके, यानी हमारे पास सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसकी बात कर रहा है। यानी हमारे पास इसमें बॉन्ड के बीच में रिपल्सन नहीं हो रहा, बॉन्ड के बीच में रिपल्सन नहीं हो रहा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है उसके बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो इंट्रैक्शन हो रहा है, हमारा ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा नॉन बॉन्डिंग में है, जो बॉन्डिंग में नहीं है, तो इनके बीच में रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इनके बीच में ये रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ये तो इजी, फिर भी गलत कर दिया, अब क्या ही बताएं अब हम। कोई स्टूडेंट, अच्छा इसमें से प्रगति, क्या मैंने इसे ऐप लाइव में पढ़ाया कि नहीं? आंचल, जो स्टूडेंट ऐप लाइव के हैं, क्या बताइए आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? CF3 CH3 का हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्लास में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जो भी स्टूडेंट ऐप लाइव के होंगे उनको पता होगा कि मैंने क्लास में ये सारी चीजें कराई है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बताया। जब भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाता हूं मैं इसको जरूर पढ़ाता हूं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्योंकि पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट ही नहीं है था, बिल्कुल सही बात है, परमित जी कह रहे हैं यस सर बिल्कुल पढ़ाए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यहाँ पे दोस्त, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेमिथीन। हेमिथीन के केस में आप सभी को पता है कि 2 आयरन एटम होता है, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम हिस्टिडीन एटम होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, इसमें हमारे पास 2 होते हैं, इसमें हमारे पास 2 होते हैं, इतनी बातें सबको पता है। और इसके बाद हमें यहाँ बात पता है कि यहाँ पे एक ग्लूटामिक एसिड होता है इस तरीके से, और एक हमारे पास एस्पार्टिक एसिड होता है, ये मैंने बताया है आप सभी को।
यहाँ पे हमारे पास हाइड्रॉक्सो ब्रिज होता है। इस तरीके से इतनी बातें हमने बताई है, ठीक है, इतनी बातें मैंने बताई है। सर पढ़ाया सब गया है, बट हम लोग ही गलत करते आते हैं। अब क्या ही बताएं हम। ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है, नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टीडीन यूनिट, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टीडीन यूनिट लगा दीजिए। क्या रहा, नॉन हिम बाई न्यूक्लियर आयरन, तो नॉन हिम है, बिल्कुल सही बात है, नॉन हिम है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई हिम ग्रुप तो है नहीं, पोरफायरिन तो है नहीं। सेंटर लिंक्ड बाय 2 ब्रिजिंग कार्बोक्सिलेट ग्रुप, तो 2 ब्रिजिंग कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हमारे पास, ये बिल्कुल सही बात है। हिम प्रोटीन कोऑर्डिनेटेड, हिम तो है ही नहीं, तो नॉन हिम है तो हिम कैसे हो जाए, खत्म कहानी। बी वाला जहां जहां है उसको काट दीजिए, बी वाला जहां जहां है उसको काट दीजिए, खत्म कहानी। अब यानी हमें केवल पता करना है किसके बारे में, सी के बारे में, केवल यही 2 ऑप्शन है डी जिसमें दिया है, तो डी वाला तो हमारा यहाँ पे डी, सी को देख लीजिए आपको डी का पता चल जाएगा। बी वाला जिसमें था वो तो हटा दिया हमने, सी वाला देख लेते हैं क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ O2 अकर एट ओनली 1 सेंटर, बिल्कुल सही बात है, यहीं भी केवल ऑक्सीजन का सेंटर बॉन्डिंग होता है। और इसका स्ट्रक्चर तो मैंने पिछली बार भी कराया था, मैंने बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये डिक्टो क्वेश्चन आया है, बस लैंग्वेज बदला है, लैंग्वेज बदला है, सेम स्ट्रक्चर बना के दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा गया था कि आप स्ट्रक्चर बताइए कौन सा हमारा ऑक्सीमीथेन का है, कौन सा डीऑक्सीमीथेन का है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था एग्जाम में, डिक्टो वही क्वेश्चन था, 4 नंबर में आया है, बोलिए जी 4 नंबर में आया है कि नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आया, 4th इज द राइट ऑप्शन, बोलिए जी। डी ऑप्शन क्या रहा, एंड आइडेंटिकल एक्टिव साइट इज फाउंड इन मेथेन मोनोऑक्सीनेज, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा सवाल था, इस क्वेश्चन में सीधा सवाल था, अच्छा सही है, फिर तो बढ़िया है, स्किप किया था, हे भगवान, जो क्वेश्चन करने लायक था सब आप लोगों ने स्किप कर दिया है, तो क्वेश्चन किया कौन सा था आप लोगों ने। चलिए, तो आप सभी को ओएमसी में जब भी रिएक्टिव एलिमिनेशन पढ़ाया जाता है, कहा जाता है भैया क्या क्या कहा जाता है भैया, भैया ये कहा जाता है कि पहले हमारे पास कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पहले अगर तोड़ना होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा रिएक्टिव एलिमिनेशन होता है, पहले बात अगर हम बात करें तो सिस, अगर हम रिएक्टिव एलिमिनेशन कराते हैं तो हमेशा सिस कराते हैं, सिस के थ्रू रिएक्टिव एलिमिनेशन कराते हैं, सिस के थ्रू ही रिएक्टिव एलिमिनेशन कराते हैं, ये हमने हमेशा बताया है। ऑक्सीडेटिव एडिशन जब कराना होता है तो हमारा अगर नॉन पोलर है तो हमारा सिस एडिशन होता है, और अगर हमारे पास पोलर है तो ट्रांस एडिशन होता है, ये बातें मैंने बताई है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में रिडक्टिव एलिमिनेशन जब भी होता है सिस एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, तो कुछ बच्चों ने ये सोचा कि हमारे पास रिपल यहाँ पे इन दोनों को तोड़ के निकाल दें, कुछ बच्चों ने इसके बारे में सोचा कि इसको हम तोड़ के निकाल दें, क्यों जी, कुछ लोगों ने यही सोचा था कि हम इसको तोड़ के निकाल दें, ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्या सोचा कि सर CH3 को निकाल दें, इसको तोड़ के निकाल दें, कुछ लोगों ने CH3 को तोड़ने के बारे में सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन कौन क्या सोचा। तो आप सभी को एक ऑर्डर बताया जाता है, क्या बताया जाता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन का एक ऑर्डर बताया जाता है, क्या बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन सबसे फास्ट कब होगा, C और H के बीच में रिडक्टिव एलिमिनेशन सबसे फास्ट होता है, फिर हमारे पास HH का होता है, फिर हमारे पास CX का होता है, यानी C और H जहां होंगे उनका पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, फिर हमारे पास HH का होता है, फिर CX का होता है, इस तरीके से होता है। अगर हमारे पास CC का होता है तो अगर हम बात करें तो CH का पहले, फिर HH का रिडक्टिव एलिमिनेशन, फिर CC का होता है, फिर हमारे पास CX का होता है। ये हमारा ऑर्डर चलता है रिडक्टिव एलिमिनेशन के केस में, ये हमारा ऑर्डर चलता है रिडक्टिव एलिमिनेशन के केस में। तो सबसे पहले C और H वाला बॉन्ड टूटेगा, तो CH3 और H टूटेगा तो हमारे पास मीथेन गैस बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास ये निकलेगा रिडक्टिव एलिमिनेशन में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये, CX वाला बॉन्ड सबसे लास्ट में टूटता है, CX वाला बॉन्ड सबसे लास्ट में टूटता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसा ये आपके वीडी गुप्ता की बुक में दिया हुआ है, ये ऐसा आपकी वीडी गुप्ता की बुक में ऐसा कंसेप्ट डिक्टो दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास इन दोनों का अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर है, बट वहां पे हाइड्रोजन था नहीं, तो हमने क्या निकाला, CH3H वाले को निकाला, क्योंकि इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी स्टेबल ज्यादा हो रहे हैं, इनको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो पहले यही वाले भाई साहब पहले टूट करके अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं साइड में। तो ये हमने वीडी गुप्ता की बुक से लिया है डाटा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को।
सर ऑर्डर सही पता था बट मार्क गलत कर दिया। क्या ही बताएं अब नजमा जी, क्या ये सभी को क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट किसी को? जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे वो सही करके आए हैं और जो इजी थे वो गलत कर दिया। अब क्या ही बताएं दोस्त गुंजन। सर स्पेक्ट्रा एक क्वेश्चन था वो करिए। कौन सा वाला? मैंने किया तो मैंने किया केम जी, स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस मैंने किए। चलिए अगला सवाल देखिए, और 1 बाय 1 सभी पे आ रहे हैं दोस्त, सभी पे हम आ रहे हैं, सभी पे हम आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन पे आएंगे, टेंशन ना लीजिए, चिंता मत करिए, हम सारे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉलम फर्स्ट कंटेनर दिया गया है, कंटेन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड कॉलम सेकंड इंक्लूड और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस पूछा गया है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो थोरियम के बारे में उस दिन मैंने एक क्वेश्चन किया था, मोनाजाइट सैंड वाला, याद है? पीटर एटकिंस प्रगति, आप लोगों को याद होगा उस दिन मैंने एक मोनाजाइट सैंड वाला क्वेश्चन लिया था, जब मैं अंतिम वार होगा जोरदार में ये सेशन कर रहा था, तो मैंने वहां पे कराया था कि एक मोनाजाइट सैंड होता है जो कि हमारा लैंथेनाइट का सोर्स होता है। ये बात याद है सभी को? उस दिन मैंने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था और काफी बच्चों ने बताया था सर ये अच्छा खासा थोरियम का सोर्स होता है। तो ये हमारा यहां से मैच कर रहा। ए का फोर्थ कहां कहां पे दिया है? हमारे पास दो ऑप्शन में दिया है, ठीक है। यूरेनियम हमारा पिच ब्लेंडिंग में यूज किया जाता है, यूरेनियम हमारा पिच ब्लेंडिंग में यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास बी का फर्स्ट आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया था। हाँ, नियोडाइमियम जो होता है ये हमारा लेजर टेक्निक में यूज किया जाता है। यूरोपियम हमारा बीसीसी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बिहाफ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ये जिसे याद रहेगा वही कर सकता है, सब नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है भाई, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जिसको पता है वो कर सकता है, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट ऐप लाइव के होंगे उन्हें अगर देखेंगे तो उनके नोट्स में ये होगा कि लैंथेनाइट जब मैंने पढ़ाया तो वहां पे बताया है किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीसीसी किसका होता है, किसका एससीसी होता है, किसका एफसीसी होता है। मैंने लैंथेनाइट सीरीज के नोट्स में ये कराया है, एक बार आप जाके पेज पलटिएगा आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थोरियम के बारे में, थोरियम हमारा मोनाजाइट सैंड के फॉर्म में, पिच ब्लेंडिंग हमारा यूरेनियम के फॉर्म में, नियोडाइमियम हमारा लेजर टेक्निक में यूज करते हैं। तो ये बातें हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। ये सवाल तो और भी आसान था, एक ऑप्शन था ये सही था मेरा, क्या बात है प्रगति, फिर तो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस ईपीआर किस में जाता है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाता है। न्यूक्लियस एनएमआर किस में जाता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी में जाता है। रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रा फोर्स कांस्टेंट में जाता है। खत्म कहानी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, बी का पी केवल एक में दिया है, बी का पी केवल एक में दिया है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। एनएमआर का तो सबको पता रहा, बाकी कुछ पता रहे चाहे ना पता रहे, आप देख लीजिए एक काम, सारा काम खत्म। बी का पी, सोचिए एक ही क्वेश्चन से, एक ही ऑप्शन से आपका सारा काम हो गया। 4 नंबर फोकट के, 4 नंबर फोकट के, यानी फ्री में। बोलिए क्या पेपर टफ था? बोलिए जी, क्या एग्जामिनर ने पेपर टफ बनाया था? देखने में बड़ा बनाया था बट एक्चुअल में आसान बनाया था। मैंने कहा था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है, और लास्ट के लेक्चर में मैंने बहुत ज्यादा फोकस कराया था इस बात पे कि आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन को दिमाग में बैठा करके जाइए। बट आप लोगों ने क्या किया, दिमाग को निकाला और साइड में रख करके चले गए एग्जाम देने। यही किया था ना आप लोगों ने, ऐसे निकाल के रख के चले गए कि कहीं ऐसा ना हो हमारा दिमाग खराब हो जाए वहां पे, इससे अच्छा साइड में रख देंगे, सेफ सुरक्षित रहेगा। यही किया था। तो ऐसा मत करिए, अपना दिमाग जो वहां पे रखे हैं उसे उठा करके दिमाग में लगा लीजिए ताकि अब दोबारा ऐसी गलती ना हो, ठीक है। गुड आफ्टरनून अर्जुन जी, कैसा रहा आपका? आप ही का हमें इंतजार था। प्रगति आपने बताया नहीं आपका कितना आसपास आ रहा है स्कोर? प्रगति अर्जुन, हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अर्जुन प्रगति आप सबके कितने मार्क्स आ रहे हैं? आप सबसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, फटाफट बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट। एक रेंज बता दीजिए, मुझे आइडिया लग जाएगा। एक रेंज बता दीजिए किसके आसपास में है, एग्जैक्ट मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक रेंज तो बता ही सकते हैं। अच्छा, आप बीमार थे फिर भी एग्जाम देने गए थे, चलिए बहुत अच्छी बात है। एग्जाम देना चाहिए, बीमारी तो आती जाती रहती है, बीमारी अपना साथी होता है, जैसे दुख सुख अपना साथी है, वो आना जाना उसका लगा रहता है, लेकिन हमें अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, ठीक है। जीवन में कष्ट अगर होता है तो इसका मतलब उसे आने दीजिए, उसका काम है आना, लेकिन उसे आपको निकलना कैसे है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग मारुति जी, कैसे हैं आप? ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये
स्ट्रॉक कार्बिन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा स्ट्रॉक कार्बिन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा स्ट्रॉक कार्बिन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा स्ट्रॉक कार्बिन है, ना कि फिशर कार्बिन। तो स्ट्रॉक कार्बिन से लिया गया एक क्वेश्चन है हमारे पास। स्ट्रॉक कार्बिन है। स्ट्रॉक कार्बिन में हमारे पास जनरली आप जानते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों के बारे में इसमें पूछा गया बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल एल्किलिडीन। एल्किलिडीन का मतलब एल्कीन की बात कर रहा है, ये एल्कीन की बात कर रहा है। एल्किलिडाइन का मतलब है एल्काइन की बात कर रहा है, ये एल्काइन की बात कर रहा है, एल्काइन की बात कर रहा है। एक एल्कीन की बात कर रहा है, एक एल्काइन की बात कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है भैया, एल्कीन में डबल बॉन्ड है और एल्काइन में भैया हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप ही बताइए किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो हमारे पास इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, खत्म कहानी। इसका बॉन्ड लेंथ कम है। तो हमारे पास पहले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, दूसरे का कम। पहले वाले में तो ऐसा नहीं दिया था, ये वाला खत्म, लास्ट वाला खत्म। तो केवल सेकंड और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था। सेकंड और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि भैया हमारा क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है अच्छा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पूछी गई, 13 CMR की वैल्यू पूछी गई है। यानी अगर मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्डेड रीजन है और मेटल के साथ डबल बॉन्डेड रीजन है तो किसकी 13 CMR में वैल्यू ज्यादा आएगी। तो 13 CMR में वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है इसकी 13 CMR में वैल्यू ज्यादा आती है, सॉरी कम आती है, 256 के आसपास आती है। और ट्रिपल बॉन्डेड रीजन का हमारा 296 के आसपास आती है। तो इस बिहाफ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। तो जितने लोगों ने सेकंड ऑप्शन किया था यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ये लास्ट वाली वैल्यू किसी को नहीं पता रहता है, किसी को पता नहीं था, एग्जैक्ट वैल्यू उसने दे दिया। इसको 300 के ऊपर दिया होता तो ज्यादा क्लैरिफाई रहता। 300 के आसपास देते थे ना एकदम क्लियर रहता। 300 से थोड़ा सा नीचे कर दिया उसने, वैल्यू थोड़ा सा कम दिया, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाता। थोड़ा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे बट उतना भी कंफ्यूजिंग नहीं था। 2 ऑप्शन में आपको तो निकल जाता, 2 ऑप्शन में आप डाउट रहते हैं। ठीक है, सब इजी ही है। फैज जी कह रहे हैं सर सब इजी ही है। अभी तक तो मुझे यही लगा भाई, अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगा, इजी ही दिखे हैं। अब आप ही सब डिसाइड करिए इजी था या टफ था। क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप एक बार एक नजर सारे क्वेश्चन देखिए, आपको एक्चुअल में पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आपने 3 लगाया था तो थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। तो सर ऑर्गेनिक 13C लगा दी इसलिए गलत था। नहीं, अगर आप 13C भी लगाते ना ऑर्गेनिक का तब भी गलत नहीं होता। अगर आप देखें तो जनरली आप लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्डेड रीजन कहाँ जाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी कहाँ पे जाता है, इसका रेंज आता है हमारे पास करीबन, हाँ इसमें तो थोड़ा सा वेरी करता है। अच्छा हमारा IRST फ्रीक्वेंसी याद आ रही है हमें 2200 के आसपास। ठीक है, 2200 के आसपास हमें IRST फ्रीक्वेंसी याद आ रही है। ठीक है चलेगा, कोई नहीं। अच्छा हाँ 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 हाँ, आप लोगों ने ये कंसेप्ट लगाया होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका निकाला होगा 1.5 के आसपास, इसमें मल्टीप्लाई किया होगा 20 से, इसको मल्टीप्लाई किया होगा 20 से, तो आप लोगों को लगा होगा इसके आसपास जाएगा। 13 CNMR में यही करते हैं ना, 13 CNMR में हम यही बताते हैं कि प्रोटॉन हमारा का 20 टाइम्स ज़्यादा होता है, 20 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो हम 20 से मल्टीप्लाई करके 13 CNMR निकाल लेते हैं। तो इसके बिहाफ पे आप लोगों ने सोचा होगा, इसलिए आप लोगों ने कन्फ्यूज कर दिया होगा। बट एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास एल्काइन वाले का ज़्यादा होता है, एल्कीन वाले का कम होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या किया था दोस्त आप लोगों ने, हाँ 13C डबल बॉन्ड में 100 से 150 के आसपास आता। अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा। हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में बताया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो जो भी वैल्यू आती है उसके बिहाफ पे उसका आंसर हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया था मेटल प्रेजेंट इन द एक्टिव साइड ऑफ पार्टिकुलेट्स एंड सॉल्युबल मेथेन मोनोऑक्सीजनेज। ये क्वेश्चन शायद ही कोई किया हो, शायद ही कोई किया हो। तो हमारे पास पार्टिकुलेट्स मेथेन मोनोऑक्सीजनेज में हमारे पास कॉपर मेटल होता, और हमारे पास सॉल्युबल मेथेन मोनोऑक्सीजनेज में हमारे पास आयरन मेटल होता है। ये जो जिसको याद रहेगा वो किया होगा, जिसको नहीं पता हो वो नहीं कर पाएगा, सीधी सीधी बात है। इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं था, इसमें किसी कोई लॉजिक नहीं लगता। इसमें जिसको याद रहता वो कर लेता, जिसको याद नहीं है वो नहीं कर पाता। बट हाँ थोड़ा सा आइडिया इसलिए लगता था कि 3 बार आयरन दिया है तो मतलब आयरन किसी एक में होगा, थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते थे बट श्योर नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बस की नहीं थी, ना तो मेरे बस की थी, सीधी सीधी बात है। ना तो आपके बस की थी, ना तो मेरे बस की थी। मैं भी होता तो मैं भी स्किप करता। ठीक है,
यहाँ पे बात करें वॉकर प्रोसेस, वॉकर प्रोसेस का हमेशा मैं क्लास के नोट्स में इसका क्या कराता हूँ, इसका मैं हमेशा मैकेनिज्म कराता हूँ। बट ये मैं गलती कर देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैकेनिज्म जल्दी पूछा नहीं जाता, कभी कभार पूछ सकता है, ऐसा बोल के निकल जाता हूँ। बट इस बार आप सबके साथ इसका मैकेनिज्म पूछा गया। अब जो स्टूडेंट अच्छे से उसको देख के गए होंगे उनका काम हुआ होगा, जो नहीं किए होंगे उनका काम नहीं हुआ होगा। अच्छा सर, ऊपर बस एक ही आंसर दिया सबका ऑप्शन 2। अच्छा अच्छा, वो भी किया था। अर्जुन जी कह रहे हैं सर किया था सर, किसी ने सेशन में बोला था ज्यादातर कॉपर आयरन रहता है ऑक्सीजनेज में, वही किया था। अरे वाह, फिर तो बहुत सही अर्जुन, बाजी मान लिया फिर तो आप तो। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो हमारे पास पहला है पैलेडियम क्लोरीन, पैलेडियम क्लोराइड, हमारा इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास बनता है ये प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या लिखा है, विनाइल एल्कोहल पैलेडियम, विनाइल एल्कोहल पैलेडियम, विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल, विनाइल है हमारे पास, एल्कोहल यहाँ पे जोड़ रहा है, OH यहाँ पे जोड़ रहा है। विनाइल मतलब ये हमारा विनाइल ग्रुप होता है, ये हमारा विनाइल ग्रुप होता है, इसे हम विनाइल बोलते हैं, विनाइल। और यहाँ पे हमारे पास OH जोड़ रहा है तो इसे हम विनाइल एल्कोहल पैलेडियम कहते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप में है। दूसरे वाले में ये अल्फा है, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पे हाइड्रॉक्सी लगेगा, बीटा पे हाइड्रॉक्सी लगेगा, तो बीटा हाइड्रॉक्सी इथाइल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो हम बीटा हाइड्रॉक्सी इथाइल बोलेंगे, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास ये भी है, बीटा हाइड्रॉक्सी इथाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में हमारे पास ये बन जाता है पैलेडियम इथाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। तो ये मैकेनिज्म मैंने क्लास में कई बार कराया है, ठीक है, मैंने किया था सर, बराबर आया, फिर तो बढ़िया है दमोन जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये आप सभी को, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसमें मोनाजाइट इज प्राइमरली फॉस्फेट साल्ट ऑफ लैंथेनम, ये बात सबको पता रहता है, ये बात एकदम बेसिक है, रिसोर्सेज के फॉर्म में हम यही यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोनाजाइट कंटेंट थोरियम एलॉन्ग विथ लैंथेनम। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा, मोनाजाइट के बारे में बार बार पूछा गया, मोनाजाइट वहां पे भी थोरियम ही था, मोनाजाइट वहां पे भी थोरियम ही था, ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया गया था, नीचे भी दिया गया था। सोचिए अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखते तो हो सकता है अगर किसी को एक के बारे में पता तो ऊपर वाला भी सही रहता, ऊपर वाला भी ये सही होता। सोचिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा उसने, घुमा के पूछा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा, थोरियम हमारा मोनाजाइट, देखिए यहाँ पे देखिए थोरियम हमारा मोनाजाइट, इसे 2 बार घुमा के पूछा, एक बार यहाँ पूछा, एक बार वहां पूछा, मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमाया उसने 2 बार। जिसको एक के बारे में पता है उसका दूसरा काम हो जाएगा। मोनाजाइट कंटेंट थोरियम एलॉन्ग विद लैंथेनाइट, है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है, लैंथेनाइट आयन सेपरेटेड बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल सही बात है। तो और यहाँ पे जरा लैंथेनाइट आयन इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम बाय यूजिंग एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ H4EDTA। तो एक्वस एसिडिक कह रहा है, तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये गलत बात है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये गलत बात है। हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ABC जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके दोस्त, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या पूछा गया है, सर ये क्वेश्चन कौन सा बुक से है। ये क्वेश्चन अगर बेसिकली बात करें तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जेडली की बुक में मिलेगा, ये जेडली की बुक में मिल जाएगा, जेडली की बुक में आप एक बार देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लॉजिकल दिया था, पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स था, पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स था और ट्रांस कॉम्प्लेक्स कह रहा था, AS दोनों ट्रांस थे, ठीक है। और NCS ये हमारे पास ऐसा रहा होगा, ये हमारे पास ऐसा रहा होगा। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स कह रहा है हमारे पास पैलेडियम, पैलेडियम AS, ये भी ट्रांस कह रहा है, AS कर दीजिए जो भी है, SC ट्रिपल बॉन्ड N, SC ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या, यहाँ पे पूछा है स्टेटिक फ्रीक्वेंसी, तो पहले दिया है हमारे पास, अब आप ही बताइए CS की स्टेटिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि NC की, NC की ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, NC की ज्यादा होगी। तो A वाला है, ये B वाला है,
तो बी वाले में एनसी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। कहां पे है, ऐसा कोई ऑप्शन है? अच्छा, पहले हमारा सी एस का दिया है, सी एस का दिया है, तो ए वाले में सी एस में डबल बॉन्ड है, इसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो ए के सी एस का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ए के सी एस का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ए के सी एस का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। यहाँ पे दोनों, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, बी दिया है, बी दिया, खत्म कहानी। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिल गए, दो ऑप्शन हमें मिल गए, तो ए के सी एस की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बी का कम है, पहली बात क्लियर हुआ। इन दोनों ऑप्शन में सेम ही दिया गया है। अब हमें सी एन का देखना होगा, सी एन का देखना होगा, सी एन का हमें देखना होगा। सी एन का देखिए, सी एन इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड में है, इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में है, तो सी एन एक में ट्रिपल बॉन्ड में, ए वाले में हमारे पास सी एन डबल बॉन्ड में है, तो सी एन डबल बॉन्ड में है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में है, तो खत्म कहानी, हमारा थर्ड इज द राइट ऑप्शन। बताइए आसान क्वेश्चन था कि नहीं? केवल स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने स्ट्रक्चर बनाया और कुछ भी नहीं किया। तो जहां डबल बॉन्ड है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बिहाफ पे हम बता देंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड है तो कम होगा। बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सही था हमारा। बताइए जी, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ था? कुछ भी नहीं था, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन दिया था। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर लेके जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर लेके जाओ। स्ट्रक्चर बना के भी देख लेते तो 4 नंबर आपको मिल जाता। एक भी मतलब जरा सा लॉजिक भी नहीं लगाना था, केवल स्ट्रक्चर को देख के पता कर लेते। ट्रिपल बॉन्ड है भैया, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डबल बॉन्ड है कम होगी, खत्म कहानी। ये सही था हमारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों के कहने हैं कि सर हमारे पास इसमें डाउट है, तो ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। एक बार हमें भी क्रॉस चेक करना है इसके बारे में, ठीक है। तो कुछ बच्चों का कहना है हमारा सर पहला ऑप्शन, जो कि आपका ऑफिशियल आंसर की फर्स्ट का आया है, और कुछ लोगों ने कहा सर हमारा सेकंड होगा, ठीक है। तो जनरली इसके बारे में कुछ बच्चों ने कहा ए दास की बुक में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, एक बार हम चेक करते हैं कि क्या कहीं और कुछ डाटा मिल रहा है कि नहीं। अगर हमारे पास जेम्स हुई और ए दास में लिखा है, अगर आपने कहा कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अगर लिखा है, तो आपको इसका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको चैलेंज करना होगा इस क्वेश्चन को। तो ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम फाइनल बाद में डिसाइड करेंगे। 1 और 2 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हाँ सर कल एनालाइज किया, इस बार बस लॉजिकल ही ज्यादातर थे एंड इजी थे। अच्छा अर्जुन जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। हाँ, यह ब्लॉक के दोनों क्वेश्चन इस बार टफ थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जुनैद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह ब्लॉक के जो दोनों क्वेश्चन आए थे इस बार इलॉजिकल आए थे, फालतू चीजें पूछी गई थी, फालतू चीजें पूछी गई थी। अगर वो चीजें कोई क्लास में पढ़ाता ना, तो आप पढ़ना भी पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है, अरे सर थ्योरी पढ़ा रहे, थ्योरी छोड़िए ना सर, कॉन्सेप्ट पे आइए ना। ये सब आप ही सबके टर्म में है। कभी कभी क्लास में अगर कोई थ्योरी पढ़ाता है तो आप सब ऐसे बोर होते हैं, क्या थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी तो हम खुद ये पढ़ लेंगे, पढ़ाना है तो कुछ कंसेप्चुअल चीज पढ़ाइए ना सर, थ्योरी तो याद नहीं रहेगी। अब भैया पूछा गया तो क्या किया जाए, अगर हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। आधे बच्चे तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री ऐसे ही कहते हैं, सर मेन ग्रुप केमिस्ट्री थ्योरी वाला है, बहुत बोरिंग लगता है, नहीं पढ़ेंगे। तो भैया हम कहाँ से पढ़ाएं? जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप कहते हैं भैया बोरिंग है, जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं भैया थ्योरी पूछा। कंसेप्चुअल चीज पढ़ना रहता है। तो अब से कंसेप्चुअल प्लस थ्योरी दोनों पे फोकस करना, ध्यान रखिएगा, दिमाग से निकालिएगा मत इस बात को। दोनों ऑप्शन दिया गया है निकेत, दोनों ऑप्शन दिया गया है सर, साइनाइड एक्सचेंज रिएक्शन बोथ 1 और 2, आंसर आएगा क्या सर? दोनों ऑप्शन, कुछ बुक में कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन दिया है, जैसे आंसर की ऑफिशियल आंसर की आपका फर्स्ट कह रहा है, बट कुछ बुक कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है। तो दोनों के बारे में एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होगा, ठीक है। सर जो टफ थे वो मुझे क्यों नहीं टफ लगे, और जो इजी थे वो गलत किए, क्या ही बोलूं मैं। मेन ग्रुप रिसर्च के लिए अच्छा टॉपिक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, आप सब क्या राय है? आप सबको पता है कटालेज मैंने आप सभी को जब अंतिम वार होगा जोरदार में हमने एक टेबल दिया था, हमने कहा था बस केवल इस टेबल को बाइनरी केमिस्ट्री में देख के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। उसमें मैंने कटालेज के बारे में बताया था। कटालेज मैंने कहा भी था कि कटालेज में आयरन होता है, कटालेज में आयरन होता है, इतनी बात मुझे भी याद है और आप सबको भी याद होगा। तो कटालेज में आयरन है। एक आर कहीं दिया है, एक आर 2 में दे दिया गया है, एक आर 2 में दे दिया गया है।
एक आर दो में दे दिया गया है, तो दो तो ऑप्शन हमारे हट गए, खत्म कहानी। ठीक है, और उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है, हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का काम भी आपको पता है, इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसमें कॉपर और आयरन एटम दोनों होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल करके आते हैं, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नहीं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में सी का, हाँ सही तो है, सी का क्यू ही तो होना चाहिए, सी का क्यू, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें कॉपर और आयरन दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यूरिएज में निकल मेटल होता है। अगर ये मेटल वाला भी आप लोगों ने टेबल देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन करके आते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आता है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। फंक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप मेटल भी पता रहता तब भी आपका काम हो जाता है। यूरिएज में निकल मेटल होता है, ये सबको पता रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में दिया था हमारे पास 1 HMR निकालना था, 13 अच्छा 1 HMR सिग्नल निकालना था, 1 HMR सिग्नल निकालना था। ठीक है, भगवान की दया से ठीक हुआ, तुक्का मारा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये इसमें भी दो ऑप्शन की मामले की बात आ गई है, एक ये वाला भी हो गया है, एक ये वाला भी हो गया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास दो फास्फोरस हैं, ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये डिफरेंट टाइप का है। दो सेम टाइप के हैं और एक हमारे पास डिफरेंट टाइप का है। दो की वजह से हमारा डबलेट, दो की वजह से डबलेट, और इसकी वजह से हमारे पास सॉरी इस प्रोटॉन का कपलिंग कराएंगे इसके साथ तो डबलेट, और इन दोनों के साथ कराएंगे तो ट्रिपलेट। डबलेट ऑफ ट्रिपलेट मिलेगा, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट मिलेगा, या तो ट्रिपलेट ऑफ डबलेट मिलेगा। दो पॉसिबिलिटी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन दिया गया है, आपके आंसर्स में दिया गया है ये वाला ऑप्शन, बट फोर्थ वाला ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर इसका कहीं रेफरेंस बुक में डाटा मिलता है तो आप लोग उससे चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो आंसर दिया गया है वही ऑप्शन माना जाएगा। अगर चैलेंजेबल बुक कोई नहीं मिलता है तो आप इसका कहीं भेज नहीं सकते। तो चैलेंज करने के लिए आपके पास रेफरेंस डाटा होना चाहिए, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ पे रेस्टिंग रिएक्शन दिया गया है, रेस्टिंग रिएक्शन दिया गया है, रेस्टिंग रिएक्शन दिया गया है। अगर इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो सबसे भैया पहले क्या कर रहा है कि हमारा रेस्टिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग पार्शियल ऑक्सीडेशन, अमोनिया का रिएक्शन कराना है NaOCl से। तो ये रिएक्शन किसी से नहीं हुआ होगा और इसमें बनता है N2H4 प्लस NaCl, मेटल हाइड्रोजन का हमेशा दोस्ती हो जाता है और वाटर निकल जाता है, तो N2H4 बनेगा। तो हमारे पास ना तो ये जाएगा ना तो ये जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद कह रहा है KiO3 का रिएक्शन कराना है किससे, हमारे पास N2H4 से प्लस HCl से। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा KCl प्लस 3H2 प्लस यहाँ पे बनता है 2N2 प्लस 2ICl, 2ICl, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये किसी से नहीं हुआ होगा, ये किसी से नहीं हुआ होगा, टेंशन ना लीजिए। तो N2 और ICl बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। किसी ने किया था क्या इसको, तुक्का उक्का मारा था, किसी ने इसको तुक्का उक्का मारा था? क्या बात है प्रगति, ऐसे क्वेश्चन आपने कर लिया, इसमें तो मैं हाथ ना लगाऊं, इसमें तो मैं भी हाथ ना लगाऊं, मानना पड़ेगा आपका कॉन्फिडेंस हाई है। टफ क्वेश्चन विद इन सेकेंड, टफ क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप लोग करते हो, आसान क्वेश्चन बड़े ही डर डर के करते हो। सर कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट क्वेश्चन चैलेंज करेगा तब सभी को उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे क्या? जो जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको मिलेगा, जो नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। जो जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसको मिलेगा, जो नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्किप किया पार्ट सी में, तुक्के वाले सही हो गए और पार्ट बी वाले गलत, क्या बात है। तो ये क्वेश्चन जो है कैम्फर बाउंड, तो आयरन हमारा यहाँ पे क्या होता है, आयरन हमारा +3 में होता है। एक हमारा हाई स्पिन है, एक हमारा हाई स्पिन में है, एक दूसरा हमारा लो स्पिन में है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट का मामला था, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट का मामला था, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट का मामला था। यहाँ पे जी वैल्यू के भी यहाँ पे दिया गया था। अगर हमारे पास हाई स्पिन में देखें तो हमारे पास हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, T2G3 और Eg2 होगा। तो सिमेट्रिकल फीलिंग होगा, सिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिमेट्रिकल फीलिंग। और लिगेंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, लिगेंड के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम मान लेते हैं वो भी स्फेरिकल है।
अगर हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है और स्फेरिकल सिमेट्री है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमारा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है तो उसमें हमारा ट्रांजिशन जो होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है उस समय इंटरेक्ट नहीं करेगा, जो हमारे पास और जो न्यूक्लियर स्पिन होगा वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। केवल जो भी हमारा स्फेरिकल हमने बताया था, एक एक्सियल एक स्फेरिकल। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री और लिगेंड सिमेट्री की बात यहाँ पे चल रही, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री और लिगेंड सिमेट्री की बात चल रही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे हमारे पास वन लाइन की वाली बात होती है जो कि हमारे लोअर रीजन में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसमें हमारे पास ये देखने को मिलता है 8 और 4 हमारा लोअर रीजन में जाएंगे, 8 4 हमारे लोअर रीजन में जाएंगे, तो ये हमारे लोअर रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड लो है, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों में दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो दे दिया गया है, नीचे दिया है कि जी वैल्यू फॉर द हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्पेसिस, तो जी वैल्यू हमारा हाई स्पिन के लिए हमारे पास 2.0 कुछ समथिंग करके आता है, 38 करके आसपास कुछ आता है वैल्यू, वो होता है। तो उस बिहाफ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो जितने लोगों ने किया होगा फर्स्ट उनका बिल्कुल करेक्ट है, काफी लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये हाई मैग्नेटिक फील्ड में है, क्योंकि हमारे पास हाई मैग्नेटिक फील्ड में जाने का मतलब है अगर लो स्पिन में जाएगा तो हमारे पास T2G5 होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल होगा, और एसिमेट्रिकल में हमारा स्प्लिटिंग होता है, न्यूक्लियस जो है इंटरेक्ट करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ। इस केस में हमारा स्प्लिटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक। तो इस बिहाफ पे प्लीज सर रिप्लाई, क्या चीज श्वेता ने क्या पूछा है, श्वेता आपका कोई मैसेज तो नहीं आया है सर, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन स्किप किया था, जो क्वेश्चन मैंने तुक्के में छुए थे डुबो दिया, तुक्का एक भी नहीं सही हुआ, क्या ही बोलूं प्रगति। अब चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक होता है, ये बात मैंने क्लास में कराया था, वो भी किसमें, ये बात हमने कराया था अंतिम बार होगा जोरदार में, ओजोन हमारा डायमैग्नेटिक होता है, ये बात मैंने कराया डायमैग्नेटिक, और मैंने कहा था ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, ये बात मैंने याद भी दिलाया था, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आपसे आपकी गलती है। ठीक है, ओजोन हमारा डायमैग्नेटिक होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, तो ए बी सी हमारे पास पहला ऑप्शन गलत हो गया। बाकी हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था इस तरीके से बनता है, तो जस्ट लाइक हमारा H2O की तरह है, तो हमारे पास C2H पॉइंट ग्रुप नहीं होगा, तो C जहां पे है सब खत्म, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, हाँ सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया था आप लोगों ने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया था, ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सर आप डांट ही खाने के लायक हैं, सर आपकी डांट ही खाने लायक है, अब क्या ही बोले हम आप सबको, क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करें, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। स्वरूप जी आप इसी चैनल पे जाइए वीडियो वाले सेक्शन में, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है, कौन से लिंक पे जाना है और कहाँ आपको क्वेश्चन को भेजना है, वो सारी चीज़ें मैंने कैसे सबमिट करना है, सबमिट तक का बारे में मैंने वहाँ पे बताया है, आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसीजर मैंने बताया है। अब तो बता दो क्या पूछा है श्वेता जी, आपका क्वेश्चन ही नहीं आया मेरे पास। श्वेता प्लीज सर रिप्लाई, उसके ऊपर कुछ आया है, कुछ तो नहीं आया मेरे पास, कुछ भी नहीं है आपका कोई मैसेज। एक बार मैसेज दोबारा टाइप कर दीजिए, हमें पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या है, तब तो हम कुछ बताएंगे ना दोस्त, तब तो हम कुछ बताएंगे। एक बार फटाफट यहाँ पे रिप्लाई करिए तब तो बताएंगे। हाँ, जितने लोगों ने ये लाया है बिल्कुल सही जवाब है। तो ये हमारा जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन है हाइड्राइड के एनएमआर पैटर्न पे। हाँ, तो इसमें केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल, अच्छा आरएन दिया है, आरएन हमारा 4 दिया है, सॉरी टर्म सैम्बल दिया है 9.2 दिया है, तो यानी इसमें हमारे पास डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा 4 आया होगा, तो 3 होगा, यानी यस की वैल्यू हमारा 3/2 रहा होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लेंगे, अंडर रूट n + 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 3.89 के आसपास, जो भी मान ले इसके आसपास आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला फार्मूला आप सभी को याद होगा, अगला वाला फार्मूला कौन सा लगता है, अगला वाला एक फार्मूला मैंने बताया था आप सभी को, फार्मूला अगर याद होगा तो कर लेंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। एक फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला, जिसमें हम निकालते हैं म्यू इफेक्टिव इक्वल टू
म्यू स्पिन ओनली वाला। और इसी बेस पे सीधा सीधा पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था 1 माइनस अल्फा लैम्डा अपॉन डेल्टा। इस फॉर्मूले से आप निकाल लेते, इस फॉर्मूले से आप निकाल लेते। तो आप यहाँ पे निकालते इस फॉर्मूले के भी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करते, लैम्डा आपका दिया था, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल आपका दिया था, और मैग्नेटिक स्पिन की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो ये वैल्यू पुट करने पे आपका ये आंसर आ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर 4th इज द राइट ऑप्शन आता है। ठीक है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है क्या? नहीं, ये वाला आप देखिएगा पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल भी ये क्वेश्चन सेम आया था, इसी पे बस वैल्यू चेंज थी, सेम इसी पे क्वेश्चन आया था। उस बार ऑक्टाहेड्रल करके आया था, इस बार टेट्राहेड्रल करके आया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन ऑफ कोबाल्ट कैटालाइज हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन। तो हमारे पास जो आइसोलेटेड एल्कीन होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है। यानी हमारा जो मोनो सब्स्टिट्यूट होता है उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, जो डाई सब्स्टिट्यूट होता है उसका कम होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूट का और कम हो जाता है, टेट्रा सब्स्टिट्यूट का रिएक्टिविटी और कम हो जाता है। तो ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूट है, ये डाई सब्स्टिट्यूट है, ट्राई सब्स्टिट्यूट है, टेट्रा सब्स्टिट्यूट है। तो इसके भी यहाँ पे ये दिया गया था। ठीक है, तो हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन हमारा सबसे कम पहले मोनो सब्स्टिट्यूट का करता है हाइड्रोफॉर्मेशन, फिर डाई सब्स्टिट्यूट का, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूट का, फिर टेट्रा सब्स्टिट्यूट का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द H2S रिजोनेशन। इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता था, बट यहाँ पे जो फाइनल आंसर की में आंसर दिया है उसका कौन सा आंसर दिया है? इसका कौन सा आंसर दिया है? इसका कौन सा आंसर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता है। किसी को पता है इसका आंसर? किसी को पता है? स्किप कर दिया। तो स्किप करने में ही भलाई है, इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? सर वन डाउट इन क्वेश्चन हैव लैम्डा वैल्यू हैव मॉडुलस व्हाट यूर गिवन आउटपुट ओनली पॉजिटिव, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, आप निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास 4th ऑप्शन आएगा भी। इसका 3rd ऑप्शन है ACD। तो इसका देख लीजिएगा, इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, इसे थोड़ा देखना पड़ेगा। द रिएजेंट यूज्ड आर FeS एंड डाइल्यूट H2SO4। सेकंड ऑप्शन दिया है द रिएजेंट यूज FeS एंड कंसंट्रेट HNO3। तो इसके बारे में नहीं पता है, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने किया था? सर बता दो, मीन्स 4-5 टाइम 4-5 बार टाइप कर लिया। श्वेता क्या टाइप कर रहे हैं? ACD। श्वेता टाइप क्या कर रही हैं भाई? किसी को दिख रहा है? श्वेता टाइप क्या कर रही है? प्रगति आपको दिख रहा है श्वेता क्या टाइप कर रही है? प्रगति आपको कहीं दिख रहा है इनका मैसेज? प्रगति, नजमा, अर्जुन, इनका मैसेज दिख रहा है आपको? श्वेता का मैसेज कहीं दिख रहा है आप सभी को? आपका कमेंट ही नहीं आया तो कहां से किया जाएगा? अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एमंग द 4 डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी लेवल इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास 3p स्टेट दिया गया है, 3p स्टेट दिया गया है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर दिया गया है? ऑफिशियल आंसर की में कौन सा आंसर करेक्ट दिया गया है? तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, आपको जो माइक्रो स्टेट है उसमें पॉसिबल माइक्रो स्टेट के भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका एग्जैक्ट लॉजिकल अप्रोच क्या होगा अभी मुझे खुद किसी बुक में मिले तब तो मैं कुछ बताऊं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मुझे किसी बुक में अभी प्रॉपर तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं खुद बुक में ढूंढ रहा हूँ, जब कुछ मिलता है मैं बताता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके CSIR में जिनका लेवल बहुत अप होता है, तो उन्हें स्किप करने में ज़्यादा अच्छा भलाई होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम सारे क्वेश्चन करें, हमें उतने क्वेश्चन करने होते हैं जितने हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिला नहीं किसी बुक में, मिलता है तो मैं बताता हूँ, प्रॉपर इसका डिटेल सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इनऑर्गेनिक के ओवरऑल इतने क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने बात कर ली। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको करते हैं द एंड इस सेशन को। आइए हमारे साथ मिलिए 6:30 बजे, जहाँ पे हम सारी बातें करेंगे पेपर्स के बारे में, पेपर का क्या पैटर्न रहा क्या नहीं रहा, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अरे मतलब उसको हम चैलेंज करें, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा श्वेता, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप उससे चैलेंज करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा जब तक उसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है। तो मैं वैसा इंसान हूं, मुझे अगर पता है तो बताऊंगा, नहीं पता है तो नहीं बताता हूं। मेरा एक ही कंसेप्ट है, अगर पता है तो बताओ बच्चों को कंफ्यूज ना करो किसी टॉपिक में।
क्लियर कंसेप्ट रहता है मेरा। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, नहीं पता तो मैं सामने बोल देता हूँ नहीं पता भाई, मैं उसके बारे में देखूंगा तब पढ़ाऊंगा। तो सारे टीचर्स लोग इस क्वेश्चन को अभी तक कोई नहीं कराया है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं अभी तक, जिसको मिलेगा तब कराएंगे, ठीक है। दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच दमोहन जी, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्त, सर 86 EWS का कोई चांस है? मुश्किल है दिव्यांशी, मुश्किल है, इसमें मुश्किल है। हाँ 617 वाले पे ऑप्शन 2 आएगा शायद, इसका कुछ करिएगा। हाँ मैं आज जाके मैं रेफरेंस बुक में इसका पूरा डाटा निकालता हूँ, मैं कोशिश करूंगा जो जो आपके डाउट्स हैं उस पर मैं क्वेश्चन के बारे में जाके पता करता हूँ, ठीक है। और आप सभी लोग शायद YT सेशन वाले ग्रुप में ऐड होंगे, तो वहाँ पे मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। आज रात में मेरा यही काम रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको भेज दूंगा इसके बारे में, ताकि कल आप लोग इसे चैलेंज में डाल दीजिएगा। मैंने करा दिया है किम जी, मैंने करा दिया है, मैंने करा दिया है किम जी, मैंने करा दिया। जो एनएमआर सिस्टम एनएमआर वाला क्वेश्चन था मैंने करा दिया है, एक बार सेशन को दोबारा देखिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, आइए हम मिलते हैं बस 5 मिनट बाद अगले सेशन में, आइए वहां पे सारी बात करेंगे हम, ठीक है। 5 मिनट बाद हम इसी चैनल पे जोड़ रहे हैं, दोबारा जोड़ रहे हैं, हम उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे जो भी आप पूछेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जुड़िए, मिलते हैं, ठीक है दोस्त। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।